साल 2000 वेस्ट अफ्रीका के सिएरा लियोन में गृहयुद्ध चल रहा था। सिएरा लियोन की सरकार और आतंकी संगठनों के प्यादे एक दूसरे को कुचल रहे थे। इस गृहयुद्ध में परिस्थिति हाथ से जा चुकी थी। कई सारे देश की सेना परिस्थिति को काबू में लाने के लिए डिप्लॉय हो चुकी थी। ब्रिटिश पीस कीपिंग फोर्सेस का काम था सिएरा लियोन एयरपोर्ट को सिक्योर करना, ताकि गृहयुद्ध में फंसे हुए विदेशी नागरिक अपने देश के लिए निकल सकें। एयरपोर्ट को अच्छे से सिक्योर करने के बाद ब्रिटिश आर्मी की रॉयल एंग्लियन रेजिमेंट की जगह द रॉयल आयरिश रेजिमेंट सिएरा लियोन में तैनात हो गई। इस रेजिमेंट का काम था सिएरा लियोन की आर्मी को ट्रेन करना और साथ ही साथ वेपन सिक्योरिटी भी प्रदान करना। 25 अगस्त 2000 11 आयरिश सोल्जर के अपहरण की बात सामने आई। इस अपहरण के पीछे वेस्ट साइड बॉयज नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप का हाथ था। वेस्ट साइड बॉयज उस वक्त रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के लिए काम करती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही लक्ष्य था और वह था सिएरा लियोन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना। 11 आयरिश सोल्जर के अपहरण ने ब्रिटिश फोर्सेस की नींद उड़ा दी थी। उन 11 सिपाहियों की जान खतरे में थी। समय बहुत कम था ब्रिटिश फोर्सेस के पास। सिएरा लियोन प्रेसिडेंट अहमद कबा ने उन सोल्जर्स के नेगोशिएशन में ब्रिटिश फोर्सेस के जुड़े रहने का प्रस्ताव को स्वीकार किया। एक विदेशी धरती पर उन 11 आयरिश सोल्जर्स की जान बचाने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस क्या करेगी, जानने के लिए बने रहिए एपिसोड ऑपरेशन बरास में। पच्चीस अगस्त 2000 द रॉयल आयरिश रेजिमेंट की एक पेट्रोलिंग टुकड़ी, जिसमें 11 सोल्जर्स थे और उन्हें लीड कर रहे थे मेजर एलन मार्शल। पेट्रोलिंग टीम सिएरा लियोन की तरफ से इंटरप्रेटर का काम कर रहे लेफ्टिनेंट मूसा बंगूरा के साथ जॉर्डेनियन पीस कीपर से मिलने मोसाइका पहुंची। वहां जॉर्डेनियन पीस कीपर के साथ मुलाकात हुई और सभी ने साथ में लंच किया। जिसके बाद मेजर एलन मार्शल अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग के लिए रवाना हुए। पेट्रोलिंग टीम मैकबिनी गांव पर पहुंची, जहां वेस्ट साइड बॉयज नाम की मिलिटेंट ग्रुप का दबदबा था। पेट्रोलिंग टीम को बड़ी संख्या में वेस्ट साइड बॉयज के लोगों ने घेर लिया। मेजर एलन मार्शल और वेस्ट साइड बॉयज के बीच बातों बातों में झड़प हुई। पेट्रोलिंग टीम के लोगों को वेस्ट साइड बॉयज ने जबरन घेर लिया और अपहरण करके रॉकेल क्रिक नदी के पास गैब्री बन्ना गांव में कैद कर लिया। उन 11 आयरिश सोल्जर्स और सिएरा लियोन के लेफ्टिनेंट मूसा बंगूरा को छुड़ाने का सामर्थ्य सिएरा लियोन गवर्नमेंट के पास नहीं था। इसलिए नेगोशिएशन प्रोसेस की जिम्मेदारी ब्रिटिश फोर्सेस को मिली। नेगोशिएशन प्रोसेस को लीड करने की जिम्मेदारी 1 आर आयरिश के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कॉलोनल साइमन फोर्डमैन को मिली। लेफ्टिनेंट कॉलोनल साइमन फोर्डमैन के नेगोशिएशन टीम को मेट्रोपॉलिटन पुलिस का सपोर्ट था। वेस्ट साइड बॉयज ने नेगोशिएशन टीम को धमकाते हुए कहा कि कोई भी प्रकार का फोर्स मैकबिनी गांव में ना घुसे। 29 अगस्त 2000 लेफ्टिनेंट कॉलोनल साइमन फोर्डमैन ने वेस्ट साइड बॉयज के लीडर फोदे कालोए से सबूत मांगा कि उनके जवान सुरक्षित हैं या नहीं। फोदे कालोए ने बात को मानते हुए लेफ्टिनेंट कॉलोनल फोर्डमैन की मुलाकात 2 बंदूक ऑफिसर से करवाई। मेजर मार्शल और कैप्टन ईदी फ्लार्तरे की मुलाकात लेफ्टिनेंट कॉलोनल फोर्डमैन से हुई। कैप्टन ईदी फ्लार्तमैन ने बड़े चालाकी से गैब्री बन्ना का नक्शा थमा दिया, जहां बाकी सिपाहियों को बंधक बनाकर रखा गया था। उस नक्शे में बंधकों और आसपास के घरों का पूरा लेआउट था। 2 दिन बाद 31 अगस्त 2000 11 में से 5 हॉस्टेजेस को सैटेलाइट फोन और मेडिकल सप्लाईज के बदले में रिलीज कर दिया गया। वेस्ट साइड बॉयज ने डिमांड जाहिर की। उनकी डिमांड थी कि उन पर जितने भी मर्डर अथवा कानूनी चार्जेस है वे सभी को हटा दिए जाए। उसके बाद उनके लोगों को यूके जाने के लिए सेफ पैसेज मिले, ताकि वहां जाकर यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। वेस्ट साइड बॉयज की तरफ से यह बात भी हुई कि अगर जब तक डिमांड पूरी न होगी तब तक बाकी बंधकों को छोड़ा नहीं जाएगा। 5 रिलीज किए हुए सोल्जर्स के अनुसार वेस्ट साइड बॉयज के ज्यादातर गैंग मेंबर्स ड्रग्स का सेवन करते थे, जिनकी वजह से उनका बर्ताव हॉस्टेजेस के प्रति सही नहीं रहता था। वे काफी अग्रेसिव रहते थे और इसी वजह से जरूरी होगा कि जल्द से जल्द बाकी सोल्जर्स को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 5 सोल्जर्स की रिहाई के बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनल फोर्डमैन की नेगोशिएशन टीम में स्पेशल एयरफोर्स एलिट यूनिट के 2 जवान शामिल हुए।
नेगोशिएशन टीम के कुछ मेंबर्स रिकंसिलिएशन मिशन करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट इकट्ठा करने में लग गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट साइड बॉयज मिलिटेंट ग्रुप के दो अलग लोकेशंस हैं, एक कैब्री बना विलेज तो दूसरा मैकबिनी विलेज। इससे यह साफ हो चुका था कि यह मिलिट्री ऑपरेशन स्पेशल फोर्सेस के अकेले के बस की बात नहीं है। इसलिए फर्स्ट बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट को स्पेशल एयर सर्विस फोर्सेस की मदद के लिए इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। फर्स्ट बटालियन पैराशूट रेजिमेंट की एक कंपनी को सिलेक्ट किया गया जिसे लीड करने वाले थे मेजर मैथ्यू लो। मेजर मैथ्यू लो ने अपनी टीम में एक्सपीरियंस सोल्जर्स को सिलेक्ट किया। अपनी टीम में सुपर एक्सपर्ट, हैवी मशीन, गन सेक्शंस और मोटर सेक्शन के लोगों को शामिल किया गया। 3 सितंबर मेजर मैथ्यू लो अपनी टीम के साथ डकार के लिए रवाना हुए और वहां पहुंचते ही स्पेशल एयर सर्विस द्वारा इकट्ठा की हुई इंटेलिजेंस रिपोर्ट का डिटेल स्टडी की। कौन से प्रकार के वेपन दुश्मन के पास हैं और कौन सी जगह सही होगी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए, इन सब की तैयारी उन प्रश्नों के अनुसार हो रही थी। प्लान के अनुसार पैराशूट रेजिमेंट के एक कंपनी का काम होगा मैकबिनी विलेज पर हमला करना और स्पेशल एयर सर्विस एलिट यूनिट का काम होगा गैब्री बन्ना विलेज पर हमला करना और कैप्चर सोल्जर को सुरक्षित खतरे से बाहर निकालना। पैराशूट रेजिमेंट के एक कंपनी का मैकबिनी विलेज पर हमला करने का मकसद वेस्ट साइड बॉयज के ज्यादातर गैंग मेंबर्स को उलझाए रखना, जिससे एसएएस एलिट यूनिट अपने काम को आसानी से पूरा कर सके। बहुत सारी रॉ प्लानिंग्स हुई थी। कच्चे पक्के प्लानिंग अनुसार पैराशूट रेजिमेंट एक कंपनी वन टीम व्हीकल से रोड के रास्ते से और दूसरी टीम वाटर बोट के सहारे नदी से मैकबिनी विलेज में प्रवेश करेगी। दूसरी ओर एसएएस एलिट यूनिट ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन के नंबर 7 के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से गैब्री बन्ना विलेज में प्रवेश करेगी, परंतु ऑपरेशन के प्लान्स कभी भी बदल सकते हैं। 5 सितंबर के दिन ब्रिटिश मीडिया ने अपनी न्यूज चैनल पर सिएरा लियोन में बंदी बने सोल्जर्स को छुड़वाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन की खबरों को स्पेकुलेट कर रही थी। ब्रिटिश फोर्सेस ने पूरा प्रयास किया कि मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी को लो प्रोफाइल बनाए रखा जाए। पैराशूट रेजिमेंट के एक कंपनी ग्रुप में 130 सोल्जर्स थे जो अलग अलग टीम में बंटकर सिएरा लियोन में प्रवेश किया। उस वक्त एसएएस एलिट यूनिट हेस्टिंग विलेज में थी जो साउथ ऑफ फ्रीटाउन के करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर थी। पैराशूट रेजिमेंट सोल्जर ने मैकबिनी विलेज के लेआउट अनुसार ट्रेनिंग और फायरिंग एक्सरसाइज बड़ी तेजी से शुरू कर दी। कुछ ऑफिसर्स को हथियार के वजन की चिंता थी। उनके अनुसार कड़ी धूप में हथियार का वजन सिपाहियों को थका देगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन का समय प्रातःकाल रखा गया। 6 सितंबर के दिन डायरेक्टर स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेडियर जॉन होम्स कुछ एसएएस ऑफिसर्स के साथ फ्री टाउन पहुंचे और वहां ऑपरेशन की जानकारी प्राप्त कर हायर अथॉरिटीज के साथ मीटिंग की। 10 सितंबर 2000 सुबह 6:15 असॉल्ट टीम ऑपरेशन बरास के लिए रवाना हुई। करीब 15 मिनट बाद एसएएस ऑब्जर्वेशन टीम ने वेस्ट साइड बॉयज के फर्स्ट लोकेशन गैब्रा बन्ना विलेज के पास रोकेल क्रिक नदी के किनारे पोजीशन सेट किया। उसी वक्त 2 लिंक्स अटैक हेलीकॉप्टर्स ने वेस्ट साइड बॉयज के लोकेशन गैब्री बन्ना पर हमला किया। उसी हमले के बीच 2 चिनूक्स हेलीकॉप्टर आ पहुंची। सभी एसएएस कमांडोज फुट रोप टेक्निक से हेलीकॉप्टर से बाहर निकले। एसएएस कमांडोज के नीचे उतरते ही वेस्ट साइड बॉयज ने उन पर हमला किया। एसएएस की तरफ से पहली कैजुअलिटी हुई जब कमांडो ब्रैडली टेनन को गोली लगी और वे बुरी तरह से घायल हुए। ब्रैडली टेनन को गोली लगने से कवर फायर करते हुए कमांडोज ने उनको हेलीकॉप्टर तक पहुंचाकर डेंजर जोन से बाहर निकाला। एसएएस कमांडोज और वेस्ट साइड बॉयज के बीच बहुत ही इंटेंस और जानलेवा फायरिंग हुई। एसएएस की एक टुकड़ी धीरे धीरे कैप्चर सोल्जर्स की तरफ पहुंची। कैप्चर सोल्जर्स को एसएएस कमांडोज ने सिक्योर कर लिया। धीरे धीरे एसएएस ने गांव के अलग अलग जगहों पर पोजीशन सेट किया और वेस्ट साइड बॉयज को पता चले उससे पहले ही कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ 20 मिनट के अंदर एसएएस कमांडोज ने वेस्ट साइड बॉयज के मुख्य गढ़ गैब्री बन्ना गांव पर कब्जा कर लिया। वेस्ट साइड बॉयज के मुख्य लीडर फोदे केलोय ने मृत्यु के भय से आत्मसमर्पण कर लिया। वेस्ट साइड बॉयज के कई सारे लोगों ने एसएएस कमांडोज के सामने खुद को सरेंडर करवा दिया। एसएएस कमांडोज ने वेस्ट साइड बॉयज के कैद में फंसे अन्य 22 सिएरा लियोन के सामान्य नागरिकों को छुड़वाया। उन 22 बंधकों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर तुरंत वहां से रवाना किया। उन 22 में से कई महिलाओं का जबरन बलात्कार भी हुआ था।
ऐसे नर्क से जिंदा बाहर निकाला एसएस कमांडोज ने। एसएस ने वेस्ट साइड बॉयज के लोगों को दूसरे हेलीकॉप्टर में बिठाया और सिएरा लियोनन पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ मैकबिनी विलेज में वन पैरा यूनिट बाकी के वेस्ट साइड बॉयज मेंबर्स के बीच संघर्ष जारी था। वन पैरा के कैप्टन डैनी मैथ्यू पर भारी हमला हुआ। कैप्टन डैनी मैथ्यू के बचाव में वन पैरा की सपोर्टिंग ग्रुप आ पहुंची। वन पैरा यूनिट के एक कमांडो ने मोटर फायर किया, जिससे वेस्ट साइड बॉयज के कुछ मेंबर्स घायल हुए। वन पैरा यूनिट ने मैकबिनी विलेज पर घेराव बनाना शुरू कर दिया। अलग अलग घरों को कमांडोज ने क्लियर किया। कुछ ही देर में कमांडोज ने वेस्ट साइड बॉयज के वेपन एंड एम्यूनेशन स्टोर पर भी कब्जा कर लिया। कमांडोज के हाथ आयरिश सोल्जर को लैंड रोवर मिली, जिसे चिनूक्स हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग करके बाहर निकलवाया गया। वेस्ट साइड बॉयज के दूसरे लोकेशन मैकबिनी विलेज पर वन पैरा यूनिट ने कब्जा कर लिया और करीब दोपहर के 2 बजे सभी कमांडोज हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से निकल गए। ऑपरेशन बरास पूरी तरह से सफल रहा। इस ऑपरेशन में ब्रिटिश फोर्स की तरफ से एक ही कैजुअलिटी थी। ब्रिटिश सोल्जर ब्रैडली टिनियन इस ऑपरेशन में वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट साइड बॉयज की तरफ से भारी कैजुअलिटी हुई। करीब 80 वेस्ट साइड बॉयज के मेंबर्स इस ऑपरेशन में मारे गए। 30 गैंग मेंबर्स को एसएस ने सिएरा लियोनन पुलिस के हवाले किया। ऑपरेशन बरास के बाद वेस्ट साइड बॉयज का नामो निशान हमेशा के लिए मिट चुका था। इस ऑपरेशन में सम्मिलित कई सिपाहियों को सम्मानित किया गया। पैराशूट रेजिमेंट के सार्जेंट जॉन डेविड बेक्रॉफ्ट और रॉयल एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर इयान जेम्स मैकिन का कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री क्रॉसेस से सम्मानित किया गया। पैराशूट रेजिमेंट के वारंट ऑफिसर हैरी विलियम बार्टलेट, मेजर जेम्स रॉबर्ट, मेजर चेसवेल, कैप्टन इवेंस, कैप्टन जॉन, कैप्टन जेफरसन फ्यूरी, सार्जेंट स्टीफन माइकल, सार्जेंट क्रिस्टोफर हेनी और एक्टिंग कैप्टन जॉन मैथ्यू को मिलिट्री क्रॉसेस से सम्मानित किया गया। एसएस कमांडो ब्रैडली टीनियन को भावपूर्वक श्रद्धांजलि मिली। उनका नाम मेंशन इन डिस्पैचेस में रखा गया, जो किसी भी वीरगति प्राप्त किए सिपाही के लिए बड़े सम्मान की बात है। कैप्चर्ड आयरिश ऑफिसर मेजर मार्शल का भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सम्मान किया। ऑपरेशन बरास का नाम इतिहास के सबसे सफल हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुआ। ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन की सफलता के लिए ब्रिटिश फोर्सेस को बधाई दी, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि स्पेशल एयर सर्विस को किसी भी प्रकार का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। यहां तक किसी भी न्यूज कवर और मीडिया इंटरेक्शन में एसएस का जिक्र भी नहीं हुआ। एसएस कमांडो ब्रैडली टीनियन की मौत की खबर ने सब कुछ बदल के रख दिया। मीडिया में उनके बारे में खूब चर्चा हुई और दुनिया के सामने यह बात भी फैल चुकी थी कि वह 29 कमांडो रेजिमेंट रॉयल आर्टिलरी के थे और साथ ही साथ इस ऑपरेशन में वह एसएस एलिट यूनिट की तरफ से अपना पहला असाइनमेंट कर रहे थे। कुछ ही दिनों में यह बात साफ हो चुकी थी कि ऑपरेशन बरास को सक्सेसफुली एसएएस एलिट यूनिट ने एग्जीक्यूट किया था। आज इस ऑपरेशन की सफलता ने एसएएस एलिट यूनिट का नाम विश्व के टॉप 10 एलिट फोर्सेस में दर्ज करवाया है। तो दोस्तों, यह कहानी थी एसएएस एलिट यूनिट द्वारा सबसे सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन बरास की। मिलते हैं अगले वीडियो में शौर्य और साहस की खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।